हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के मोशन को धुआं धुआं करने वाले हैं, यानी कंप्लीटली रिवाइज करेंगे बहुत ही कम समय में और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स फाइटर, आप सभी लोगों का ही चैनल है मोशन। इसमें हम चलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो भाई, सबसे पहले समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका मतलब होता है ना, आप कोई भी चीज को कहां से देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप फोन चला रहे हैं, ठीक है, तो फोन चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर कोई समझने वाला है कि हाँ भाई फोन में पढ़ाई करता है तो वो तो समझेगा, उसके नजर में आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कोई आपके बारे में बस हल्ला उड़ा के रखता है कि फोन में गेम खेलता है, फोन में वीडियोस देखते रहता है, रील्स देखते रहता है, तो उसके दिमाग में आएगा कि तुम फोन में पढ़ भी रहे होगे, तो उसके दिमाग में आएगा कि फोन में यही सब कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपको समझता है उसको लगेगा कि नहीं, फोन में देख रहा है तो कुछ पढ़ाई वाला ही चीज देख रहा होगा। लेकिन जो आपके बारे में गलत सोचता है वो गलत ही सोचेगा, ठीक है। तो अलग अलग फ्रेम से आपका इमेज अलग अलग है सभी लोगों के नजर, ठीक है, यही बात होता है। तो यहाँ पे समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे समझते हैं कि बस है, बस में ए है, बस में बी है और यहाँ पे सी है। हाँ, बस इस तरीके से चल रही है मोशन में। हम पूछेंगे कि बताओ भाई, ए बी सी तीन आप दिख रहा है, हम बोलेंगे ए रेस्ट में है कि मोशन में, ए रेस्ट में है कि मोशन में। तो ए को अगर बी देखेगा तो बी के सामने सामने ही चल रहा है, बी भी बस पे है, तो ए जो है रेस्ट में है, किसके लिए, फॉर बी। और ए क्या चीज में है, मोशन में है, ए जो है मोशन में है, किसके लिए, फॉर सी, सी के लिए मोशन में है। तो देख सकते हैं कंक्लूजन क्या निकला, ए रेस्ट में भी है, ए मोशन में भी है, यानी कि रेस्ट में कोई चीज है कि मोशन में कोई चीज है। यह डिफाइंड होता है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं, बी के फ्रेम से रेस्ट पे आया और सी के फ्रेम से इमोशन पे आया। तो बोल सकते हैं कि बॉडी कैन बी इन रेस्ट और इन मोशन एट सेम टाइम। चलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें यही बताता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये बताओ। देखो, रेस्ट सिंपल है कि अगर टाइम चेंज हो रहा है, सुनना ध्यान से, टाइम चेंज हो रहा है और किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक पेड़, एक पेड़ है, ट्री है, आप ट्री को क्या बोलते हो कि ट्री है, रेस्ट में है, काहे रेस्ट में है, कि घड़ी का सुई टिक 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 चल रहा है आगे, ऐसे 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 घूम रहा है, पेड़ वहीं का वहीं है। तो पेड़ क्या चीज में है, रेस्ट में। तो आप कैसे बोलोगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। हाँ, लेकिन रेस्ट या मोशन में है, इसको डिफाइन करते हैं हम कहाँ से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो पूरा डेफिनेशन ऐसे आएगा, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड रेस्ट। तो वैसे इतना है, सिंपल है बस, ठीक है। रेस्ट में क्या क्या है, बहुत सारी चीज रेस्ट पे है, और ये तो हम एक सिंपल एग्जांपल दिए। चलो, मोशन में क्या क्या है, चलो बताना। मोशन में क्या है बताओ। तो टाइम चेंज हो रहा है, देखना ध्यान से, टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम चेंज होने से अगर पोजीशन भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, टाइम चेंज होने से पोजीशन भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो आप बोल देना कि मोशन में है, सिंपल। जैसे जैसे कि देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ट्री का एग्जाम्पल हम लिए थे ना आपको। चलो, यहाँ पे हम बोलते हैं कि आप देखो, यहाँ पे ऐसे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, ऐसे अब बोलते हैं कि मोशन में है। क्यों मोशन में है, क्योंकि घड़ी का सुई टिक 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 करते हुए जब आगे बढ़ेगी तो गाड़ी का पोजीशन, यहाँ से गाड़ी यहाँ चली जाएगी, बताओ, गाड़ी यहाँ चली जाएगी, फिर कुछ देर बाद गाड़ी यहाँ चली जाएगी, तो गाड़ी का पोजीशन बदलते रहेगा, यहाँ 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 आगे की तरफ, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया मोशन में। टाइम चेंज होने से अगर पोजीशन चेंज हो। वैसे मोशन का बहुत सारा एग्जांपल है, सनराइज होना, सूर्य सूर्योदय होना। देखते हो सन का मूवमेंट दिखाई देता है आपको, लेकिन रियलिटी में सन नहीं मूव करता है, अलग बात है। लेकिन 9th क्लास के हिसाब से हम चीजों को सिंपल रख के देखें तो देखो, सनराइज होना, सनसेट होना, सीजन का चेंज होना, सीजन का चेंज होना, ठीक है, पतंग उड़ना, बर्ड्स का फ्लाई होना, बर्ड्स फ्लाइंग इन स्काई, फिश स्विम इन वाटर, ये सारे मोशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, सीजन चेंज कैसे होता है? अर्थ के ऐसे मूवमेंट की वजह से। ठीक है, अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है ना, तो सीजन चेंज होता है। अर्थ घूमती है तो अर्थ घूमती है, तो उसी की वजह से सन भी हमको इस तरफ से उस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो अर्थ के मूवमेंट, रोटेशन, रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है और सुबह और शाम होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मोशन के एग्जाम्पल है। अरे यार, अलार्म क्यों बज जाता है? हम्म, ये है। अभी अलार्म बज गया यार, अब उसको हम कर भी नहीं सकते हैं बंद। बंद करेंगे वीडियो कट हो जाएगा। अच्छा, फिर बजेगा तो उसको बंद कर लेंगे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो तो ये हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। हमारी कोशिश है कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली रिवाइज कराना। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। आगे हमारा क्या, रेस्ट और मोशन हो गया। आगे देखते हैं, आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा हमें पढ़ना है स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर और वेक्टर के बारे में देखना ध्यान से। स्केलर किसको कहते हैं? देखो, फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो जितने भी आप नाम सुनते हो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम, डेंसिटी, जो भी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर करते हैं। तो बात ऐसा है, इनमें से कुछ स्केलर होता है और कुछ वेक्टर होता है। अब स्केलर किसको कहते हैं? तो याद रखना, स्केलर ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं। जैसे कि देखो, टाइम, टाइम स्केलर है। क्यों? टाइम बोलेंगे 10 सेकेंड, तब तो ठीक लग रहा है, लेकिन 10 सेकेंड ईस्ट, 10 सेकेंड राइट, 10 सेकेंड लेफ्ट, कोई सेंस नहीं बनता है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन लगा दोगे तो कोई सेंस उसका नहीं होता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। तो स्केलर क्वांटिटी का नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो कौन कौन स्केलर क्वांटिटी है? टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, स्पीड हो गया, बहुत सारा है। प्रेशर, प्रेशर वैसे तो प्रेशर को दोनों में लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल लिख देते हैं। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, करेंट, प्रेशर। करंट और प्रेशर दोनों का एक स्पेशल केस होता है, आप 10 क्लास में पढ़ोगे या जब प्रेशर आएगा वहां पे क्लियर करेंगे। जनरली स्केलर में हम मानते हैं टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, करेंट, प्रेशर, और क्या है, मास, मास और भी बहुत सारे क्वांटिटी है, डेंसिटी, हाँ, वॉल्यूम, एरिया, एरिया वेक्टर में भी आ जाता है। ठीक है, फिजिक्स में, खैर रहने दो। इतना वॉल्यूम, इतना, तो ये हमारे स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। अगर हम देखा जाए टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब तो लिख ही दिए। चलो, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, और हाँ याद रखना, जिसके पास डायरेक्शन भी हो। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत लोग इतना में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको एक बात और याद रखना है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, टाइम, टाइम को आप मेजर करेंगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं 10 मीटर, 20 मीटर। तो ये मैग्नीट्यूड यही होता है,
उसका जो नंबर, आगे वाला नंबर, ठीक है। स्पीड 10 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, तो खैर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, तब वो कहलाता है वेक्टर। कोई बोले वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बोलना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर के नियम का पालन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वेक्टर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको पता होगा, फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है, मोमेंटम होता है, ये बहुत सारे क्वांटिटी हैं 80 से। हाँ, ये मतलब क्यों है तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो आप बोल सकते हैं ना भाई कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में। तो मैप पे याद रखना, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो बोल सकते हैं 10 न्यूटन ईस्ट वार्ड, 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में भी आ रहा है, यानी कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है 10 न्यूटन का, और फोर्स लगेगा तो कोई डायरेक्शन में ही लगेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वैसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे हम 10 मीटर पर सेकंड बोलेंगे तब तो स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है आगे आपको बताएंगे हम क्या होता है। 10 मीटर पर सेकंड, इसमें अब डायरेक्शन लगा दो ईस्ट वेस्ट कुछ, तो जब बन जाता है वेलोसिटी। तो हम अभी क्लियर करेंगे आगे, लेकिन आप ये समझना वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वीडियो ज्यादा देर का नहीं बनना चाहिए, ठीक है, कम से कम समय में आपका रिवीजन करना है, ठीक है। चलो, तो स्केलर वेक्टर हम लोग देख लिए, इधर ही हम देख लेते हैं हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो, डिस्टेंस क्या होता है, तो देखो डिस्टेंस का सबसे सिंपल मतलब ये होता है कि आप, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, ऐसे ए से बी, और आपको जाने में इस तरीके से, मतलब आपने रास्ता को फॉलो किया इस तरीके से, तो आप टोटल कितना चले, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, यानी उस सब को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब आप जहां से शुरू किए और जहां पे पहुंचे, चाहे कैसे भी चलो उससे नहीं मतलब है, ऐसे चलो या कैसे भी चलो, मान लिया ऐसे चले तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, ए से बी तक आप एक लाइन बना दो, शॉर्टेस्ट रास्ता बना दो, सिंपल ऐसे, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो बहुत बढ़िया, आपको आता होगा ये चीज। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे देखो ये सर्कल है, सर्कल में अगर कोई, सर्कल का रेडियस आर है और अगर कोई सर्कल का एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है, एक राउंड, ठीक है, तो सर्कल का एक राउंड पूरा कंप्लीट करेगा, ध्यान देना। सर्कल का एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे, ऐसे कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 3 मीटर नीचे चला, फिर 4 मीटर आगे चला, यहाँ पे पहुंचा, हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना आएगा, आप बोलेंगे कि डिस्टेंस आएगा इसका कितना मीटर, 4 और 3 7 मीटर। हम बोलेंगे सेम यही सिचुएशन में 3 मीटर नीचे और 4 मीटर इधर चला तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो अभी अभी हम बताएं कि डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से शुरू किया जहां पे खत्म किया, शॉर्टेस्ट रास्ता बना दो, एक स्ट्रेट लाइन बना दो ए, अब निकालोगे तो 5 आएगा, ए हाइपोटेनस हो गया ना, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ई वाला जो आ जाएगा ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये आ जाएगा आपका 5 मीटर। तो देख सकते हैं डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको ये समझ में आ गया। आगे बता दें, डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। सर ऐसा क्यों, देखो ऐसा, अगर मान लो कि, सुनना ध्यान से,
एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, अगर कोई इधर चला 2 मीटर, 2 मीटर इधर चला तो इसका डिस्टेंस कितना लिखाएगा बताओ, इसका डिस्टेंस लिखाएगा 2 मीटर। लेकिन अगर कोई 2 मीटर इधर चलेगा और हम बोलेंगे कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट DISP डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, तो लिखना पड़ेगा 2 मीटर ईस्टवार्ड। अभी अभी बताएं इस डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, 2 मीटर ईस्टवार्ड, 2 मीटर ईस्ट की तरफ। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। देखो वेक्टर का एक नियम है, इस डायरेक्शन में देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लो, इस डायरेक्शन को आई कैप कहते हैं और इस डायरेक्शन को माइनस आई कैप कहते हैं, कैप। ऊपर वाले डायरेक्शन को जे कैप कहते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस जे कैप, याद रखना। इसको लिख सकते हैं 2 मीटर, 2 मीटर आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, डेफिनेशन हो गया, हम इसमें भी बता दिए, यूनिट तो दोनों का मीटर ही होगा ना भाई, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो 2 मीटर, डायरेक्शन पूछेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो ये हमारा हो गया क्लियर। चलो अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे आप ये समझना कि एक सर्कल है, सर्कल है, कोई ए पॉइंट से चला और घूम के वापस ए पॉइंट पे आ गया, यानी कि ए टू ए, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस, इसका रेडियस आर दिया हुआ है। तो सर्कल पे अगर कोई एक चक्कर लगाया तो सर्कल का जो रास्ता है उतना उछला होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, सर्कल का सरकमफ्रेंस के बराबर। लेकिन अगर कोई सर्कुलर पाथ पे ए से स्टार्ट किया और गोल घूम के वापस वहीं पे आ गया, यहीं पे, यानी कि ए टू ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। कारण कि ए से चला था ए पे ही आ गया, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए से चला ए पे ही आ गया, तो उन दोनों पॉइंट के बीच कुछ बचा ही नहीं, वहीं पे आ ही गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0, ठीक है। आप इस बात को समझ लें, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इरेज करते हैं, वीडियोस कितना देर का हो गया देख लेते हैं, 17 मिनट का भी हुआ है, ठीक है। चलो तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आप अच्छे से इसको समझ लिए। इसको मिटाते हैं। चलो आगे देखा जाए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, ध्यान देना, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में समझते हैं, स्पीड, और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले स्पीड क्या होता है, आपको पता होगा सबसे पहला पॉइंट कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल को स्पीड कहते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। इसका मतलब क्या होता है रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, इसका मतलब ये होता है कि आपने 20 मीटर चला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ए से बी तक, कैसे चला, कोई गाड़ी था, अपने गाड़ी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला, ठीक है। हाँ 20 मीटर चला, कितना देर लगा आपको 20 मीटर चलने में, मान लो 4 सेकंड लगा, 20 मीटर चलने में 4 सेकंड लगा। हम पूछेंगे कि स्पीड बताओ, तो फॉर्मूला तो पता है तो बता दोगे, लेकिन ये डेफिनेशन से बताओ। डेफिनेशन कहता है रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ना, कि आप 4 सेकंड में 20 मीटर चले हैं, तो रेट क्या रहा, हर सेकंड कितना चले, किस रफ्तार से आप चले, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, आपको रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल मतलब स्पीड को डिफाइन किया गया है डिस्टेंस बाय टाइम से, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि हम करेंगे 20 मीटर बटा 4 सेकंड, यानी आंसर आ जाएगा 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड।
बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब ये निकला कि हर सेकंड 5-5 मीटर चल रहे हैं। 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, यही है इसका क्या बोलो रेट। रेट इसी को बोलते हैं। 5 मीटर पर सेकंड क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। हर सेकंड 5 मीटर, हर सेकंड 5 मीटर। तो आ गया स्पीड। तो स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। फॉर्मूला होता है स्पीड बाई टाइम। स्पीड के बारे में क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड के अगर देखोगे, स्पीड का अदर यूनिट भी होता है। अदर यूनिट भी हो सकता है स्पीड का, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है। और देखो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस में कोई सा भी लिख सकते हैं, किलोमीटर, टाइम में आवर, ठीक है। किसी का मन है नहीं हम ऊपर सेंटीमीटर लिखेंगे डिस्टेंस, और टाइम हम लिखेंगे क्या चीज में, आवर में, वो भी चलेगा। कुछ में भी लिखो, ऊपर डिस्टेंस का यूनिट, नीचे टाइम का यूनिट, वो सब हो जाएगा हमारा इसका यूनिट, ठीक है। मन हो ऊपर कुछ और यूनिट लिखते हैं, और जो भी लिखना है लिख सकते हो। डिस्टेंस के मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, जो भी लिखना है लिखो। नीचे टाइम का यूनिट कुछ भी लिखो, सेकंड, मिनट, आवर, डे, एक दिन लिखो या एक साल लिखो, ठीक है। ऐसा कोई चलो मान के चलो ऐसा है कि किलोमीटर और नीचे ईयर, कोई ऐसे ही से चल रहा है, ऐसे ही से, तो उसका रफ्तार होगा 10 किलोमीटर पर ईयर, यानी कि एक साल में 10 किलोमीटर। तो खैर ईयर टाइम का मेजरमेंट करता है। चलो हो गया। तो इस तरीके से अदर यूनिट ये सब हम लिख सकते हैं। और स्पीड का जो अगर हम बात करेंगे टाइप्स का, स्पीड के टाइप्स का, तो स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का सिंपल मतलब है, देखना ध्यान से, स्पीड का जो टाइप है एवरेज स्पीड, और वैसे आपको बताते हैं यूनिफॉर्म से, ठीक है। पहले देखो स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं। देखो पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ना कि इतना, जैसे कि मान लेते हैं 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, ऐसे किलोमीटर में ले लेते हैं ऐसे, चलो ऐसे मान के चलते हैं 2 मीटर चला, कितना देर में, 1 सेकंड में। फिर अगला भी 2 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर अगला भी 2 मीटर चला 1 सेकंड में। तो हर एक एक सेकंड में अगर बराबर बराबर दूरी चल रहा है, जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखो मान के चलो कि 20 मीटर चला, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 20 मीटर चला। हाँ 20 मीटर चला और टाइम लगा इसको मान लेते हैं 4 सेकंड। फिर 20 मीटर चला लेकिन टाइम 4 सेकंड, फिर 20 मीटर चला टाइम 4 ही सेकंड। यानी कि अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड में याद रखना होता है कि अगर कोई इक्वल डिस्टेंस चलता है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, कैसा टाइम में बताओ, इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इक्वल टाइम में अगर कोई इक्वल इक्वल डिस्टेंस चल रहा हो तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। अब देखना स्पीड निकाल भी लोगे तो 20/4 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड हर जगह बराबर आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम रफ्तार, सेम रफ्तार, चाहे सीधा चले टेढ़ा चले उससे नहीं मतलब है। 20 के रफ्तार है तो 20 के रफ्तार, सीधा टेढ़ा गोल कैसे भी चले, बस रफ्तार सेम, ठीक है, याद रखना। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब रफ्तार सेम किसी भी डायरेक्शन में। कांस्टेंट स्पीड का मतलब रफ्तार सेम, सीधा टेढ़ा कैसे भी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब रफ्तार सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, रफ्तार सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, ऐसे कि 20 मीटर चला 4 सेकंड में, फिर अगला 20 मीटर चलने में लग गया 10 सेकंड, फिर अगला 20 मीटर चलने में लग गया 2 सेकंड, ऐसे। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या उसका उल्टा भी बना सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई दोनों में से अनइक्वल लगा दो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनइक्वल, इक्वल पहले लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एग्जांपल ऐसा लिए हैं, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कैसे टाइम में, इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो है वेलोसिटी बताएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं तीसरा। तीसरा है हमारा एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि कोई आप यहाँ से यहाँ जाना था, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना था, अब आप कैसे भी गए उससे नहीं मतलब है, ऐसे 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 सीधा टेढ़ा कैसे भी गए, ठीक है। हाँ, हमें एवरेज स्पीड कोई पूछेगा तो हम इतना ही बोलेंगे, देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड कि भाई आप चले कितना, ऐसे 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 के किलोमीटर चले, आप बताइए टोटल कितना चले, टोटल डिस्टेंस बताइए, आप कैसों चले उससे नहीं मतलब है, टोटल डिस्टेंस बताइए, और आपको टाइम कितना लगा ये बताइए, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम टोटल लिख देते हैं, टोटल टाइम, बस। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। हाँ, हो सकता है बीच में रुक के खाना खाने लगे, उससे नहीं मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से मान लो कि कोई पटना है, अरे दिल्ली, पटना से दिल्ली जाना है, ठीक है, मान लेते हैं पटना से दिल्ली जाना है, तो यहाँ से चलना हम स्टार्ट किए, पटना से चलना स्टार्ट किए और दिल्ली जाना है, तो मान के चलो, सुनना ध्यान से, हम गए, चल रहे थे, बीच में थोड़ा रुक के खाना खाएं, फिर चल रहे थे, फिर कहीं रुक के खाना वाना खाएं, उससे नहीं मतलब है, देखा जाता है कि कितना चले। पटना से दिल्ली मान के चलो कि 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, और कोई पहुंच गया 10 घंटा में, 10 घंटा में पहुंच गया, 10 घंटा में हो सकता है कि 1 घंटा खाना खाने में, चाय पीने में लग गया, वो मैटर नहीं करता है, वो लिखाएगा टोटल टाइम कितना लगा। आप हो सकता है पटना से दिल्ली से पहले पहुंच गए 8 घंटा में, 2 घंटा ईजा जाने में लगा, तो इम्पोर्टेंट ये होता है ना एवरेज स्पीड में कि आप बताइए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस एक जीरो से एक जीरो कट गया, रफ्तार आ जाएगा, एवरेज रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर। याद रखेंगे कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ, इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं, देखो ध्यान से, कि इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बड़ा फेमस है कि यदि कोई ए से बी जाना है, ए से बी, अगर कोई आधा दूरी गया है V1 रफ्तार से और बाकी आधा दूरी गया है V2 स्पीड से, सुनना ध्यान से, V1 से और V2 से आधा दूर गया है V1 से और बाकी आधा दूर गया है V2 से, और कोई बोले कि एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला होता है 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। हाँ, पटना से दिल्ली का जो भी लोकेशन हो, आधा दूर गए हम 100 के रफ्तार से, आधा दूर गए 50 के रफ्तार से, तो एवरेज स्पीड बताओ, तो 2 गुने 100 गुने 50 बटा 100 प्लस 50 कर देंगे, तो एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा हमारा है इंस्टैन्टेनियस स्पीड, ये जनरली नहीं किताब में दिया हुआ रहता है, इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, जैसे हम बोलेंगे ना कि किसी गाड़ी का जो रफ्तार है, देखो रफ्तार को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड लगता है कि s से रिप्रेजेंट करें, s से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, याद रखना, s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस को x लिख सकते हैं, जनरली हम लोग x लिखते हैं, या सिंपल s लिख दोगे तो डिस्टेंस कहलाता है। स्पीड को हम लोग v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी को भी v से ही करते हैं, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में अंतर है कि एरो हम लोग दे देते हैं उसके ऊपर। खैर छोड़ो, यहाँ पे देखते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड होता है ना, हम बोलेंगे ना कि कोई गाड़ी चल रहा है 2t+3 इतना मीटर पर सेकंड से, कोई गाड़ी जो है, सुनना ध्यान से, कोई गाड़ी रोड पे चल रही है 2t+3 मीटर पर सेकंड से, इस तरीके से, इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग टाइम पे गाड़ी का अलग अलग, गाली नहीं, हंस सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अभी है कि कम टाइम में ज्यादा बताना है, तो पूरा फोकस अभी मेरा यहीं पे है, ठीक है। तो 2t+3 का मतलब ये हुआ कि अगर t आप 1 भरेंगे, t आप 1 भरेंगे तो v कितना आएगा, 2 1 जा 2, 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप t का वैल्यू 2 भरेंगे तो v कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 3 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अलग अलग टाइम पे गाड़ी का अलग अलग रफ्तार आ रहा है, और ये सब रफ्तार इंस्टैन्टेनियस रफ्तार है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड है। किसी खास टाइम पे, टाइम बराबर 1 सेकेंड, टाइम बराबर 2 सेकेंड, टाइम बराबर 3 सेकेंड, एग्जैक्ट किसी टाइम पे गाड़ी का कितना रफ्तार है, उसी को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। बोल सकते हैं अ स्पीड एट एग्जैक्ट टाइम, अ स्पीड एट एग्जैक्ट टाइम, दिख रहा होगा मे बी,
देख लेते हैं, स्पीड एट एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। अच्छा नीचे का कैलकुलेशन तो दिख ही नहीं रहा है यार, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, नीचे दिखा देते हैं, देखो कैलकुलेशन, अरे यार ऐसा है, नीचे नहीं दिख रहा था, अच्छा कोई बात नहीं। चलो इतना रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे इतना पे था, हाँ ए है, तो हमारा ये हो गया, इसको और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा, ठीक है, देखो हल्का सा जूम आउट कर लें, हाँ अब दिखना चाहिए यार, हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिख तो रहा है यार, ठीक है, चलो तो ये है, नीचे आ रहा है पूरा ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझ में आ गया। ये नहीं दिख रहा था आपको बता दिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं दिख रहा था कोई बात नहीं, यहाँ से अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, स्पीड आपका पूरा क्लियर हो गया, वेलोसिटी में चलते हैं हम लोग। हम्म चलो यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी देखो, सिंपल बोले ना तो स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दो, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, उसमें आप डायरेक्शन लगा दें, डायरेक्शन लगा दो कुछ, वो वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। वैसे लेकिन रियल डेफिनेशन क्या है ये देखो, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि v वेक्टर का फॉर्मूला हो सकता है s वेक्टर बाय t। v वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है इसीलिए एरो का साइन दिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसीलिए एरो का साइन दिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, वेलोसिटी यूनिट ए वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ठीक बात है। और इसमें दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसी वजह से यह वेक्टर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलेंगे कि कोई गाड़ी इधर चल रही है, हाँ देखो ध्यान से, 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका वेलोसिटी बताओ कैसे लिखोगे? तो वेलोसिटी लिखोगे 10 मीटर पर सेकंड लिखोगे, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में है तो ईस्ट वर्ल्ड, ये हो गया आपका वेलोसिटी। ये वेलोसिटी में ये वाला क्या है बताओ? इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड v बराबर 10 लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो एरो नहीं लिखते हैं, ठीक है। v बराबर 10 मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, और ये इसका क्या है बताओ? ये इसका डायरेक्शन है। इस बार दिख रहा है नीचे, इस बार दिख रहा है नीचे, हाँ दिखना चाहिए भाई, चलो ठीक है दिख रहा है। ये हो गया। हाँ आपको पता है बताए थे, इस डायरेक्शन को आई कैप भी लिखते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, या 10 मीटर पर सेकेंड तब आई कैप लगा लो,
दोनों सही है। वेक्टर में हम आई कैप जे कैप ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसके भी टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स, तो भाई टाइप्स क्या है? टाइप्स इसके भी 4 होंगे, ठीक है। पहला होगा क्या? वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान देना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे डिफाइन है? देखो सुनना, वेलोसिटी के पास दो चीज होता है, क्या? तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, बोथ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही डायरेक्शन बदल रहा है, तब समझ जाना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे जैसे कोई देखो एग्जांपल आपको एक लेके समझाते हैं। एक कार रनिंग, ए कार क्या बोले, ए कार गोइंग, ए कार गोइंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड, एक कार स्ट्रेट रोड पे जा रहा है इस तरीके से, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है सेम वैसा, जैसे नीचे एग्जांपल लिए हैं, देखो ऐसे एक कार इस तरीके से, ए कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ विथ कांस्टेंट स्पीड। ध्यान देना, अगर एक कार एक सीधे रोड पे चल रही है ऐसे एक ही रफ्तार से, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन बिल्कुल सीधा है, बदल मुड़ नहीं रहा है, तो हम वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे तो 10 और मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन आगे आई कैप, मैग्नीट्यूड 10 डायरेक्शन यही डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 10 और आई कैप 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। हर जगह देख रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन कार अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता तो मैग्नीट्यूड चलो 10 का ही रफ्तार है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा होता तो डायरेक्शन बदल जाता, तो वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते हैं। तो याद रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल याद रखना कि कोई फिक्स रफ्तार से सीधा सीधा चलेगा तो उसका जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि वेलोसिटी के पास दो चीज है, ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है, दोनों चीज है, या तो नहीं दोनों है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अब देखना ध्यान से, सवाल ये है कि दोनों में से कोई एक भी चेंज हुआ, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, ठीक है। हम बोलेंगे इफ, यहाँ पे लिख देते हैं इफ एनी वन, इफ एनी वन चेंज या बोथ चेंज, अगर दोनों में से कोई जो है ना चेंज हुआ, कोई भी बदला, तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे देख लो, आपको बता देते हैं, मान लो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, यहाँ पे इधर बता देते हैं, देखो इधर मिटा के इधर मिटा देते हैं और बताते हैं। चलो इसको मिटा दिए, ज्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हो रहा है क्योंकि भाई पूरी चीज कवर करना है बहुत कम टाइम में, तो इससे शॉर्ट तो नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, ध्यान देना, अभी 38 मिनट हुआ है, ध्यान देना। ऐसे हम 3 एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो एक बॉल है, चल रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी यहाँ पे हम लिखने को बोलेंगे वेलोसिटी, तो आप कैसे लिखेंगे बताओ? 2 और इस डायरेक्शन को आई कैप, 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखोगे 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे लिखोगे 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। देख क्या रहे हो, आई कैप तो सेम है, यानी कि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट है, हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखो 2 4 6, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। हम क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी बदलेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा।
तो इसको बोलना है कि अगर कोई चल रहा है सीधा 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 चल रहा है तो चलो डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन अगर अपना रफ्तार बढ़ा रहा है, एक्सेलरेटर दे रहा है, कम कर रहा है, तब वह हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर? माइक काम कर रहा है यार? हाँ ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, रिकॉर्ड कर लो और पूरा मतलब लेक्चर बना लिए और रिकॉर्डिंग ही नहीं। ठीक है, खैर ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो क्लियर। और एग्जांपल ले ले क्या, जिसमें डायरेक्शन कांस्टेंट रखते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज किए। ठीक है, इसका उल्टा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन बदल देते हैं। ऐसा देखो, ये कोई सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, एक बॉल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है। हर जगह रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बताना, अगर ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे जो रफ्तार आएगा, देखो यहाँ पे रफ्तार इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रफ्तार इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रफ्तार इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रफ्तार इस डायरेक्शन में। तो बताओ, एक सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, मैग्नीट्यूड तो हर जगह वही है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन इधर इधर आई कैप, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ठीक है, दो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ को बोलते हैं माइनस जे कैप, इधर की तरफ को बोलते हैं माइनस आई कैप, ऊपर की तरफ को बोलते हैं जे कैप। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है बदल रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। हाँ हाँ, आप कमेंट करके बताओ ऐसा एग्जांपल जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है। कमेंट करो, ठीक है, जल्दी से फटाफट हम चेक करेंगे कौन कमेंट किया है। कमेंट करना है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा है, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब भैया वेलोसिटी तो चेंज होता ही रहेगा, ठीक है। देखो वेलोसिटी हर जगह अलग अलग। हाँ, आगे अगर हम बात करें, तीसरा तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत आसान है, एवरेज वेलोसिटी इसको बोलते हैं ऐसे, एवरेज वेलोसिटी ऐसे, और एवरेज इसका होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा एक सिंबल होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, मतलब टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालने आता है, टाइम दिया हुआ रहेगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। चौथा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का हम अलग से वीडियो करेंगे, उसमें आप देख लेना क्वेश्चन कैसा कैसा रहेगा। जहां जरूरत है एक ज्यादा एक्सप्लेनेशन का, हम खुद कर रहे हैं एक्सप्लेन। चौथा है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, कि हम बोलेंगे कि देखो भाई, अभी अभी स्पीड बताए थे कि किसी खास टाइम पे कितना स्पीड है, उसी को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि किसी खास टाइम पे वेलोसिटी एट, क्या उसमें लिखे थे, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम, क्या लिखे थे, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट अ एग्जैक्ट टाइम। हाँ, वेलोसिटी एट एग्जैक्ट टाइम, वहां पे ही लिखे थे हम स्पीड एट एग्जैक्ट टाइम। हम बोलेंगे कि टाइम जब 5वां सेकंड हुआ उस समय कितना वेलोसिटी है, तो वह आपका निकलेगा क्या चीज से बताओ, वह निकलेगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा, सिंपल। तो वेलोसिटी एट एग्जैक्ट टाइम, फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, लिख लेना, v बराबर dx बाई dt,
क्या यूज है बाद में समझाएंगे, अभी रट्टा मार दो, है आपके बुक में नहीं, ठीक है। जो लोग पढ़ते होंगे क्लास में वो जानते हैं इसका क्या मतलब निकलता है, कैसे निकलता है। v बराबर dx बाई dt, x यहाँ पे क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वैसे। याद रखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बराबर dx बाई dt, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका कंप्लीट हो गया, वेलोसिटी एट अ एग्जैक्ट टाइम। इसको मिटाते हैं पूरा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, लिखना है तो लिख भी सकते हो भाई। तो वेलोसिटी हमारा हो गया। इसके बाद एक खास टॉपिक एक्सेलरेशन है, ठीक है, ध्यान देना। 1 घंटा से अंदर आपको हम कंप्लीट कर देंगे, 45 मिनट्स हो गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो, ACCELERATION, स्पेलिंग देख लेना भाई कहीं गलत ना हो। एक्सेलरेशन देखो, सबसे पहला ना एक्सेलरेशन के बारे में क्या है कि इसको बोलते क्या है कि देखो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये ऐसे ही डिफाइंड है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि अभी आप देखो, एक और बात समझ लेना कि वेलोसिटी के चेंज, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको समझने का, अरे भाई क्यों अलार्म बज रहे हैं। वेलोसिटी इसको ऐसे समझेंगे, देखो हम बोलेंगे ना कि कोई गाड़ी था यहाँ पे ऐसे चल रहा था, देखो ऐसे, मार्कर में इंक भी कम हो रहा है। देखो कोई बॉल था यहाँ गया, सुनना, कोई बॉल था यहाँ पे, रफ्तार था 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने 1 सेकंड बाद जब बॉल का रफ्तार देखा तो देखा कि अरे बॉल का रफ्तार तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया है, ठीक है। हाँ, फिर हमने 1 सेकंड बाद बॉल का रफ्तार फिर से देखा और देखा कि बॉल का रफ्तार तो 8 मीटर पर सेकंड हो गया है। ऐसे आखिरी बार एक बार और देखा, 1 सेकंड बाद हमने देखा कि बॉल का रफ्तार तो 11 मीटर पर सेकंड हो गया है। तो हमने एक बात को ऑब्जर्व किया, हमने किसी ने हमसे पूछा कि बताओ इसमें रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके चेंज होने का रफ्तार क्या है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर बार 3 मीटर पर सेकंड बदल जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड बदल रहा है। और यह बदल कैसे रहा है, हर सेकंड, एवरी सेकंड 3 मीटर पर सेकंड का रफ्तार बदल रहा है हर बार। कब बदल रहा है, हर एक एक सेकंड में। तो आ गया क्या, 3 मीटर, इस सेकंड नीचे जाएगा तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बात ये रहा कि एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हाँ, एक्सेलरेशन का सिंपल, कहीं पे भी आपको एक्सेलरेशन निकालना हो ना तो फॉर्मूला यही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना का चेंज आ रहा है वो लिखो, और डिवाइडेड बाय टाइम इन विच वेलोसिटी चेंज, कितना देर में वेलोसिटी चेंज हुआ, टाइम इन विच वेलोसिटी चेंज। इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी का मतलब एक बॉल है, ये चल रहा है शुरू में u वेलोसिटी से, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये बॉल जो है थोड़ी देर बाद इसका रफ्तार u से v हो गया है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। u मतलब इनिशियल रफ्तार, v मतलब फाइनल रफ्तार, और टाइम तो यहाँ से यहाँ चेंज होने में कितना टाइम लगा, अगर आप v माइनस यू बाई टी पे सेट कर देते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक बॉल है जिसका रफ्तार था मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड, और कैसे भी करके इसने अपना रफ्तार बढ़ा लिया, 5 सेकंड के अंदर अंदर ये रफ्तार अपना बढ़ा लिया 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। पहले 10 था अब 40 हो गया 5 सेकंड में ही, ठीक है। तो रफ्तार एक्सेलरेशन बताओ,
तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, फाइनल कितना है 40, इनिशियल कितना है 10 डिवाइडेड बाई 5, 40 में से 10 गया 30, 30 बटा 5, 30 बटा 1 सेकेंड 30 बटा 5, 5 से कट गया 6 बार में, तो 6 आ गया। और एक्सेलरेशन का आंसर आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर खत्म। तो रफ्तार कैसे बढ़ रहा है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन, ठीक है। हम बोलेंगे कि बताओ एक्सेलरेशन बराबर है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब समझोगे कि हर बार रफ्तार 6 बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि 6 मीटर पर सेकेंड रफ्तार बढ़ रहा है ईच सेकेंड। हम बोलेंगे एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब हर सेकेंड 6 बढ़ रहा होगा रफ्तार उसका, ठीक है। अब माइनस लगा देंगे तो 6 घट रहा होगा, ठीक है, वो बात अलग है। तो एक्सेलरेशन के बारे में तो बात है, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि एक बात स्पेशली नोट करके अलग से हम लोग समझते हैं कि देखो मान के चलें कि रफ्तार घट रहा है, जैसे कोई गाड़ी है, ये बॉल है, ये बॉल है, इसका रफ्तार मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड बाद देखेंगे तो इसका रफ्तार हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद देखें तो इसका रफ्तार और कम हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखने के लिए क्या मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है कि दो दो बढ़ नहीं रहा है, दो दो घट रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार हर सेकेंड घट रहा है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस में, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको रिटार्डेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ से एक टर्म आया उसको हम इधर लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर रफ्तार बढ़ता है तब तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, और जब घटता है तो एक्सेलरेशन ही निकालते हैं, लेकिन माइनस में आंसर आ जाता है ना, उसी को हम लोग रिटार्डेशन का नाम दे देते हैं। हम बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो -2, और रिटार्डेशन कोई पूछे तो बोलो 2, एक्सेलरेशन -2 और रिटार्डेशन कितना 2। एक्सेलरेशन का माइनस वाले आंसर को रिटार्डेशन कहते हैं, ये जो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया ना, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है बताओ, रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के आंसर अगर माइनस में आया तो उसी को रिटार्डेशन हम लोग कहते हैं, क्लियर। हाँ, रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन। अरे भाई क्यों गिर रहे हो, इसको मिटा लेते इधर। कंफ्यूज मत होना, एक्सेलरेशन के आंसर अगर बोले एक्सेलरेशन का आंसर जो भी आया हो उसके आगे माइनस लगा देंगे तो रिटार्डेशन मिलेगा, ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, क्लियर हो गया, इसको भी मिटा लेते हैं। देखो यहाँ पे रिटार्डेशन अलग से लिखना पड़ेगा क्या, जैसे सुनना ध्यान से, हम बोलेंगे एक्सेलरेशन आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन। तो आप बोलेंगे सर अभी अभी बताए ना आप कि रिटार्डेशन होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, तो निगेटिव और एक्सेलरेशन था -2, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझो, एक्सेलरेशन का आंसर कुछ भी आया हो उसके आगे माइनस लगाओगे तब आपको मिल जाएगा रिटार्डेशन, ठीक है। तुम बोलोगे तो प्लस में आ गया, रिटार्डेशन प्लस में हो सकता है लेकिन उसका मतलब माइनस से रिलेटेड है, समझ में बात है। हम बोलेंगे रिटार्डेशन 2 है तो आप समझ जाना कि दो 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 रफ्तार घट रहा होगा। हम बोलेंगे रिटार्डेशन 6 है तो आप समझ जाना कि रफ्तार 6 घट रहा होगा, सिंपल, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होते हैं, चलो टाइप्स बता देते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास होता है मैग्नीट्यूड, इसके पास होता है मैग्नीट्यूड और इसके पास होता है डायरेक्शन, इसके पास होता है मैग्नीट्यूड और इसके पास होता है डायरेक्शन। ध्यान देना, आपको बोलना है कि अगर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ बोथ कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन का कोई पूछे बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तुम बोलना अगर एक्सेलरेशन कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि कोई बॉडी फ्री फॉल, फ्री फॉल फ्री फॉल में कोई बॉडी गिरता है और एक्सेलरेशन उसका हर जगह रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर जगह। इसका डायरेक्शन वाइज भी देखोगे तो सेम होता है। तो खैर याद रखना है कि एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, कि कोई भी चीज गिरता है तो हर जगह एक्सेलरेशन उसका फिक्स होता है 9.8। आप ग्रेविटी पढ़ोगे, ऑल्दो शायद आपके बुक में है या नहीं, देख लेना एक बार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। दूसरा देखो, दूसरा है, आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो सेम बात बोलेंगे कि एक्सेलरेशन के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक्सेलरेशन के पास जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और एक्सेलरेशन के पास आपका डायरेक्शन भी होता है। और अगर इन दोनों में से इफ एनी वन और बोथ चेंज, इन दोनों में से कोई एक बदला या दोनों बदला, तो हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे समझाएंगे भाई? हाँ ठीक तो है, सही है, सही है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सही तो है। हमें लगा कुछ गलत डिफाइन लिख दिए क्या। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे देखो, गाड़ी का रफ्तार ऐसे है, जैसे आप यहाँ पे एक समझ लो, ऐसे सिंपल यहाँ पे समझाते हैं। एक बॉल है, ऐसे 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 ऐसे, देखो गाड़ी बॉल का रफ्तार था 2 मीटर पर सेकेंड, 2 से कर लिया ये 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 से कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कर लिया 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक्सेलरेशन तो है, हर एक एक सेकंड का कहानी है, एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद। तो हम बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 4 चेंज कितना का आया, तो 4 का, तो हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बनाओगे भी v माइनस यू बाई टी से तो इतने आएगा। एक्सेलरेशन होता है एक सेकंड में कितना बढ़ा, तो 6 से 20 हो गया तो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो 20 से 50 हो गया तो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हर जगह अलग अलग आ रहा है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हम एक्सेलरेटर दम दिए हुए है पूरा, या तो रफ्तार बढ़ रहा है, दम बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन बढ़ने का तरीका कांस्टेंट नहीं है, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ऐसे बढ़ रहा है। एगो ऐसे भी बढ़ता है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो इसमें एक्सेलरेशन हर जगह बराबर आएगा। लेकिन 2 से 4, 4 से 20, 20 से 50, 50 से 500, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों है लेकिन एक यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, हाँ तीसरा और चौथा तो बहुत आसान है। तीसरा है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, लिखते हैं कि टोटल टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल चेंज इन टाइम। कोई भी बॉडी का वेलोसिटी में कितना का चेंज आया है, मतलब डेल्टा भी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू, और नीचे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो ना भाई, देखो v2 माइनस v1, बाद वाला वेलोसिटी माइनस पहले वाला वेलोसिटी, और नीचे लिख लेना t2 माइनस t1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू बाई t2 माइनस t1, जितना भी टाइम लगे, सब एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू, भी फाइनल वेलोसिटी को v, इनिशियल को u, तो v माइनस यू।
T2 माइनस T1 को T का है लिख दिए, मान के चलेंगे कि टाइम लगा होगा 10 सेकेंड, स्टार्ट हुआ होगा 0 से, तो जो टाइम आएगा वही लिखाएगा। तो खैर यहाँ पे आप T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ रहे क्वेश्चन में कि टाइम 10 सेकेंड से स्टार्ट हुआ अब 15 सेकेंड पे गया, तो 10 से 15 5 सेकेंड, तो डायरेक्ट 5 सेकेंड जितना भी टाइम आएगा, ठीक है, ये हो गया। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तीसरा और चौथा होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अभी तक जैसे बता रहे थे वैसे ही स्पीड में बताएं, क्या स्पीड एट एग्जैक्ट टाइम, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे किसी का एक्सेलरेशन है ऐसे 3t + 5 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ एट t बराबर 1 सेकेंड कितना एक्सेलरेशन रहेगा, 1 भरेंगे 5 और 3 8, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t बराबर 2 सेकेंड पूछेंगे तो 3 दूना 6, 6 5 11, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन किसी टाइम पे जो वो निकाल रहे हैं, तो ये सब जो आंसर है ये सब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो क्या होता है सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन एट एग्जैक्ट टाइम, एक्सेलरेशन एट एग्जैक्ट टाइम, उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, 1 घंटा तो पूरा हो गया भाई, चलो थोड़ा सा हल्का सा लेक्चर और खींचेगा, हल्का सा और जाएगा आगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं। एक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो ये हम लोग क्लास में इसको 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा टाइम होता है अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने का। आप भी अपने एंड से इस बात को समझ सकते हैं कि कम टाइम में पूरा चीज करवाना है, इतना बड़ा चैप्टर है, वैसे आपको हर बात समझाना है, हर चीज को छोड़ना भी नहीं है। ऊपर ऊपर से करे तो आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप भी थोड़ा कोऑपरेट करो। चलो तो ये हो गया हमारा। आगे हेडिंग क्या डालते हैं, एक्सेलरेशन के बाद जो होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले ग्राफ है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ग्राफ, ग्राफ देखो, अब ध्यान देना, पहले तो ग्राफ के बारे में हम आपको बता दें कि कोई भी ग्राफ का हम लोग दो चीज निकालते हैं, एक हो गया स्लोप और एक हो गया एरिया, ठीक है। कोई भी ग्राफ हो उसका हम स्लोप और एरिया निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, एरिया रहे ना तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं, एरिया के लिए आपको मल्टीप्लाई का यूज करना है और स्लोप के लिए डिवाइड का यूज करना है, ये बस रट लो, सब काम हो जाएगा खत्म। जैसे देखो हमें ग्राफ कौन सा पढ़ना है, तो पहला ग्राफ लिखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हाँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हम पूछेंगे कि बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा, स्लोप, तो तुम बोलोगे स्लोप, स्लोप के लिए बोले हैं डिवाइड करने के लिए, तो डिस्टेंस स्लोप जैसे पूछे ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिस्टेंस बटा टाइम, और हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया बताओ तो आपके दिमाग में आना चाहिए डिस्टेंस गुने टाइम। अब सोचो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस बाई टाइम तो फॉर्मूला जानते हैं किसका, स्पीड का, लेकिन एक किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, डिस्टेंस गुने टाइम नहीं होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो कोई बोले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो आप बोलना कि स्पीड बताता है। क्यों बोले एरिया क्या बताता है, तो बोलना कि कुछ नहीं बताता है, ठीक है, खत्म सवाल। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ कैसा रहता है, तो 4 तरह का ग्राफ है मेन, देख लेना। डिस्टेंस को हम x लिख सकते हैं या s लिख सकते हैं, ये हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम। ग्राफ ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ये 4 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्राफ है,
लेकिन हम पहले देखो इसमें ग्राफ ऐसा भी बना सकते हैं। और कैसा बनाए ग्राफ, चलो ऐसा बना दिए। और चलो ना, ये चार फेमस चार ही है, ठीक है रुक जाओ। देखो इसमें क्या है, टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ देखो ग्राफ ऐसा है। ग्राफ ऐसा का मतलब टाइम की तरफ ग्राफ जा रहा है, एक्स की तरफ ग्राफ भागे नहीं रहा। तो इस ग्राफ का मतलब ये हो गया रेस्ट, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है ना बदल रहा है। तो ऐसा ग्राफ दिखे तो रेस्ट समझना है, बॉडी इन रेस्ट। इसका मतलब देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब ग्राफ आगे और ऊपर दोनों जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ आगे और ऊपर दोनों जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, ध्यान देना कि यहाँ पे बोलेंगे, पहला तो बात ये समझ लो कि अब बात रहा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं बताता है और स्लोप ये बताता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब देखो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा। स्लोप, स्लोप का मतलब होता है पिछुलुआ, कॉन्सेप्ट से हम समझाते हैं। पिछुलुआ, पिछुलुआ, पिछुलुआ। स्लोप का मतलब पिछुलुआ। पहले तो पिछुलुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्लोप का मतलब होता है ढलान। अब देखो इस लाइन का कोई ढलान है ही नहीं। पहले देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाए हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। तो यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये लाइन ऐसे खींचल है, ऐसे खींचा हुआ है, तो लाइन सीधा खींचा हुआ है, तो भाई इसमें ढलान है या नहीं है, ढलान तो इसे होता है या इसे होता है, इसमें ढलान है ही नहीं। तो ढलान नहीं है तो ये बोलेंगे कि रेस्ट पे है, ठीक है, जीरो, ढलान जीरो। तो ये इसका जो है ना, यहाँ पे स्पीड भी जीरो हो जाएगा, स्पीड भी जीरो, इसलिए यह रेस्ट में है। इसमें देखो हर जगह बराबर ढलान है। पिछुलुआ कॉन्सेप्ट मतलब कहीं से भी पिछलोगे बराबर मजा आएगा, ठीक है। हर जगह स्लोप बराबर है, हर जगह स्लोप बराबर है, तो यह ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सीधा लाइन दिखे तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे जैसे जितना टाइम बढ़ रहा है उतना डिस्टेंस बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ इसमें देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ढलान बढ़ रहा है, यहाँ कम ढलान, ज्यादा ढलान और ज्यादा ढलान। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ढलान बढ़ रहा है, ढलान बढ़ रहा है मतलब इस ग्राफ में स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। इसमें जैसे जैसे जा रहे हैं ढलान कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा ढलान, यहाँ कम ढलान, यहाँ कम ढलान, यहाँ और कम ढलान। तो जैसे जैसे इसमें आगे जा रहे हैं स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा है। तो स्पीड बढ़े या स्पीड घटे उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको भी बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रहा बात। हाँ वैसे स्लोप का बहुत कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे समझना कि देखो पिछुलुआ कॉन्सेप्ट लगाओ, इसमें पिछुलुआ है ये नहीं है, तो पिछुलुआ नहीं है तो स्लोप जीरो। स्लोप मतलब क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, तो स्पीड भी जीरो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, तो स्लोप के बारे में सोचो। स्लोप मतलब पिछुलुआ कॉन्सेप्ट, हर जगह कहीं से भी पिछलो बराबर मजा आएगा। तो स्लोप इसमें कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है। इसमें स्लोप बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रहा है, इसमें स्लोप घट रहा है तो स्पीड भी घट रहा है, ठीक है, क्योंकि स्लोप ही स्पीड बताता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कॉपी में अपने से बनाओ सेम चारों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे लिख देना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या ऐसा ही बनता है यार, बस स्पीड के जगह वेलोसिटी लिख लेना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बना नहीं रहे हैं, बस ऐसे पूछ रहे हैं इसका स्लोप क्या बताएगा। तो फिर से वैसे ही करोगे, कैसे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या आएगा बताओ, वेलोसिटी। और एरिया क्या बताएगा, कुछ नहीं, यही वाला यार, ये अपने से कर लेना, एक तो हम कर दिए ना। चलो यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा मिलता जुलता है। चलो अब यहाँ पे हम आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। मार्कर को थोड़ा अंदर से बाहर निकालते हैं। हाँ आजा भाई। चलो स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं क्या होता है। तो देखो स्पीड टाइम ग्राफ ये हमारा होता है, देखो सिंपल, हम बोलेंगे इसका स्लोप और एरिया क्या बताएगा, स्लोप और एरिया।
स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप देखो, ध्यान देना, स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या करेंगे बताओ, स्पीड बटा टाइम, स्पीड बटा टाइम। और एरिया, एरिया के लिए क्या करेंगे बताओ, एरिया के लिए स्पीड गुने टाइम। स्पीड गुने टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस। तो कोई पूछे कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, तो डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम रहेगा तो यहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हम बताए थे ना, स्लोप के लिए मल्टीप्लाई, स्लोप के लिए डिवाइड और एरिया के लिए मल्टीप्लाई। तो स्पीड गुने टाइम डिस्टेंस, तो एरिया बताता है डिस्टेंस, और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तो स्पीड बटा टाइम। स्पीड बटा टाइम किसका फॉर्मूला होता है, ऐसे किसी का फॉर्मूला है नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक्सेलरेशन पढ़े थे, वहां पे थे क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ऊपर था रफ्तार और नीचे था टाइम। तो कहीं ना कहीं स्पीड बटा टाइम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो याद रखना, एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। वैसे अब देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा ज्यादा, देखो स्पीड से वेलोसिटी से समझाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन ही रिप्रेजेंट करता है। स्पीड और वेलोसिटी एक ही जैसा है, डायरेक्शन का बस अंतर है थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो याद रखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। एग्जाम में बहुत आता है सब, तो आपको आना चाहिए। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ देख लेना, सुनना ध्यान से। ग्राफ, ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो इसका भी एक 4 ग्राफ बनेगा, एक, देखो 1 2 3 4 ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे, देखो पहले तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और कैसे, ऐसे, और एक और बना लेते हैं ऐसे। हाँ, तो सबसे पहले देखना, सबसे पहला ग्राफ क्या है, ये सब कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बस 5 मिनट और 5-10 मिनट। हाँ, दिख रहा है यार, हाँ ठीक तो है, थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर कर लेंगे मिटा के। चलो रुक जाओ, देखो ध्यान देना अभी, एक ग्राफ में देखोगे तो स्लोप है ही नहीं, देखना स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो एक ग्राफ में पिछलुआ है ये नहीं है, ऐसा पिछलुआ रहता है, तो पिछलुआ में मतलब स्लोप नहीं है, स्लोप जीरो है, तो इसी वजह से यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। यहाँ पे स्लोप हर जगह पिछलुआ से पिछुलने में बराबर मजा आएगा, तो हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप जो है ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम, हर जगह स्लोप बराबर है। स्लोप कैसे पता चलता है, पिछलुआ से पिछुल के देखो मजा ज्यादा आ रहा है कि कम, कहीं से भी पिछलोगे बराबर मजा आएगा, क्योंकि ढलान हर जगह सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पिछलुआ हर जगह बराबर मजा आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और एक ग्राफ तनी ऊपर से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब ये गाड़ी शुरू में जीरो से स्टार्ट हुआ है, ये गाड़ी शुरू में चल रहा था कुछ ना कुछ रफ्तार से, ये देखोगे स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो है वह बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसी में ग्राफ ऐसा बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बन जाए, ऐसे। तो देखो पिछलुआ कहीं से भी पिछलो बराबर में जाएगा, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान देना, ये ग्राफ उल्टा बना है, सब ऐसे बनता है, उल्टा बना है, तो कांस्टेंट तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है, निगेटिव एक्सेलरेशन, उल्टा डायरेक्शन। देखो सारे ग्राफ इधर से बने हैं, ये इस तरह से बना है, तो इसका स्लोप निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी आपको हम बता दिए। एरिया वगैरह निकालना होगा तो कोई भी ग्राफ दे दे, उसके अंदर का एरिया निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसको इरेज करते हैं और आखिरी इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं।
चलो आते हैं आखिरी टॉपिक हम अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो मार्कर को थोड़ा इंक पिला दे भाई, चलो पिला दिया जाए थोड़ा सा इंक मार्कर को। हाँ, अगर अभी तक वीडियो में आप बने हुए हैं, ठीक है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप इस चैप्टर को वाकई पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है वीडियोस में, कैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप हमें बिल्कुल बताएं। इंक बिल्कुल खत्म हो गया था, भर लेते हैं। हमने इंक को फिलअप कर लिया है भाई। चलो आगे हम लोग देखते हैं। क्या है हम लोग का आगे का इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। सबसे पहले कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, इन सभी को रिलेट करता है, ठीक है। इन सभी को क्या करता है, रिलेशन बताता है। रिलेशन यू वी एस टी, इन सब का क्या रिलेशन है ये आपस में बताता है। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है s बराबर यू टी प्लस क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब समझ में आना चाहिए, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। एक हम डायग्राम बनाते हैं, उससे थोड़ा सा प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। कोई बॉल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब शुरू में कुछ रफ्तार से चल रहा होगा, कुछ इसको टाइम लगा, कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, और इसका रफ्तार बढ़ के u से v हो गया। अब हमें प्रूफ करना है तीनों को, तो सबसे पहला प्रूफ करते हैं। चलो हम बोलेंगे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है क्या, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन इसका कैसे लिखेंगे ये बताओ। मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा a, तो ए एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, गुना करेंगे ए टी बराबर v माइनस यू, आ गया v बराबर यू प्लस ए टी। प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। हाँ प्रूफ हो गया, आपको समझ में आया। अच्छा आपको एक चीज हम नहीं बता पाए हुए हैं कि कोई भी लाइन का स्लोप निकालते कैसे हैं। मान लो ऐसे है, स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है लिख लेना। मान के चलो ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये लाइन इधर में ऐसे, आपको पता है कि इधर में 10, इधर में 5 ऐसे है मान लो। तो देखा जाता है कि कोई भी ग्राफ जो है ना, वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में कितना का चेंज आया है और एक्स एक्सिस में कितना का चेंज आया है, या परपेंडिकुलर बाई बेस, या टैन थीटा। तीन फॉर्मूला होता है, याद रखना। स्लोप का तीन तीन फॉर्मूला होता है, तीनों एक ही हैं, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस, या टैन थीटा। तीनों में से कोई का भी यूज करके आप बता सकते हैं, ठीक है, लिख लेना। वैसे हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर दिए, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। याद रखना y एक्सिस बाई x एक्सिस या y बाई x को स्लोप कहते हैं। वो तो कॉन्सेप्ट पिछलुआ कॉन्सेप्ट से समझा दिए थोड़ा सा, वो अलग बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दूसरा दूसरा हमें प्रूफ करना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान देना दूसरा कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो ध्यान देना कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि एक बॉल है, हाँ, इसका रफ्तार यहाँ पे है 2, यहाँ पे इसका रफ्तार है 4, यहाँ पे रफ्तार है 6 और यहाँ पे रफ्तार है 8। हम बोलेंगे इसका एवरेज रफ्तार बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ।
एवरेज वेलोसिटी। आप बोलेंगे कि सर बचपन में पढ़े थे एवरेज निकालने का तरीका होता है सम ऑफ टर्म बाय नंबर ऑफ टर्म। तो 2 4 2 6 6 12 8 20 20 1 2 3 4 4 5 आ गया। लेकिन एक मैजिक बताऊं, मैजिक ये है कि आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी आप ऐसे भी निकाल सकते थे। पहला और आखिरी को जोड़ो, 8 और जोड़ो 2 प्लस 8 और 2 से डिवाइड दे दो, 10/2 कितना आ गया 5। मतलब हमने यह ऑब्जर्व किया कि अगर किसी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था u से v, अगर किसी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या लिख सकते हैं, हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाला वेलोसिटी, और आखिरी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी का एक ये भी फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। लेकिन ध्यान रहे फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब रफ्तार बराबर 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 बढ़ रहा होगा, तभी। ये नहीं कि कितना भी बढ़े, 2 से 4 4 से 10 10 से 50 तब नहीं यूज करते, ठीक है। u प्लस वी बाई 2 याद रखना। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं, चलो एवरेज वेलोसिटी v बराबर u प्लस वी बाई 2, u प्लस वी बाई 2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, v बराबर इक्वेशन फर्स्ट से u प्लस 80 लिख सकते हैं। देखो v बराबर u प्लस 80, u प्लस v, एक सेकेंड, सॉरी, वेरी सॉरी, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और लिख सकते हैं u प्लस वी बाई 2। ध्यान देना, क्यों सर लिखें, क्योंकि हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हमको s लाना जरूरी है। ध्यान देना, जब भी आप दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने जाओ तो आप यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है, और इसको बदल देना, v बराबर s बाई टी, गुना कर लो तो इधर हो जाएगा 2s और इधर हो जाएगा t से ut प्लस टी, u से ut प्लस vt, और 2s बराबर ut प्लस v को लिख सकते हैं u प्लस 80 और इसमें t से गुना होगा, तो 2s बराबर ut प्लस u में t से ut प्लस 80 स्क्वायर, तो 2s बराबर ut 2ut प्लस 80 स्क्वायर, 2 से डिवाइड दे देंगे पूरे में, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर बटा 2, तो s बराबर अलग अलग कर लेंगे, 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। प्रूव्ड, प्रूव हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर, देख लेना। तो याद रखना डायग्राम यही बनेगा, इससे पहला भी प्रूफ हो गया और यही डायग्राम से हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, दूसरा आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। चलो इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान देना, तीसरा कैसे प्रूफ करेंगे, तीसरा प्रूफ करना है हमें ए वाला, ए हो गया, ए हो गया, ए करना है। तीसरा में कुछ नहीं करना है, लिख लेना है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, लिख लेना। कहाँ से लिखना, इक्वेशन 2 से हमने ये प्रूफ कर लिया है। अब बोलना a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब यहाँ से t का फॉर्मूला क्या आएगा, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए, और यही t का फॉर्मूला जहां जहां t है भर देना, इसमें आ जाएगा। कैसे, तो s बराबर u और t के जगह v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए, और प्लस हाफ ए, टी के जगह v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। चलो हो गया प्रूफ, बस सोल्व कर लो, फिजिक्स इतना ही था। u में गुना कर रहे हैं यहाँ पे, किससे, v से, तो चलो u v, और u में u से तो u स्क्वायर और डिवाइडेड बाई a, नीचे a है तो a रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/2 इंटू a इंटू
v माइनस यू का स्क्वायर और नीचे a का स्क्वायर। देखो ऊपर ब्रैकेट हटेगा तो ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर। आगे देखते हैं s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a अब प्लस a से 1 कट गया तो बचा ही कितना यहाँ पे 2a और ऊपर कितना हो जाएगा v माइनस यू का स्क्वायर और नीचे बचा हमारा 2a। बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं कि यू भी माइनस यू स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। a और 2a का एलसीएम कितना होगा बताओ, a और 2a का एलसीएम 2a। a से 2 बार में तो ऊपर 2 हो जाएगा 2u भी और 2u स्क्वायर 2 से गुना हो जाएगा और 2a एक के बार में आ रहा है तो सेम टू सेम लिखाएगा तो टूटेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2u भी ऐसे। अब देखोगे 2u भी खत्म हो गया। s बराबर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, कुछ गलत हुआ क्या, नहीं। देखो v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, इनको सोल्व करेंगे तो आएगा आपका माइनस u स्क्वायर। देख लो इसको और इसको माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a तो हो गया आपका 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हो गया क्या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको इधर लेके चले गए v स्क्वायर, हाँ इसको इधर लेके चले गए तो हो गया प्रूफ हो गया। देखो भाई तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपका प्रूफ हो गया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी हो गया। ठीक है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक ग्राफिकल मेथड से बता देते हैं जल्दी से फास्ट। देखना ध्यान से, ग्राफिकल मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड। देखो वीडियो है ना चल रहा, हाँ चल तो रहा है, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब देखना ग्राफिकल मेथड क्या है कि आपका जो भी डायग्राम बनाए थे याद है ना आपको वाला डायग्राम कि एक बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी u है और यह बॉल का कुछ टाइम बाद वेलोसिटी जो हो जा रहा है v हो जा रहा है, याद होगा आपको। यही का ग्राफ बना लो बस, सिंपल। देखो ग्राफ, एक ही ग्राफ से काम चल जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, शुरू में आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और आप टाइम के बढ़ने के साथ साथ आपका रफ्तार भी बढ़ा है, तो एक ऐसा ग्राफ बना लेना। ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बात दिखाना जरूरी है, जैसे कि हम बोलेंगे, सुनना ध्यान से, कि ए जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलना इतना दूर रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, यू को। मतलब इसको ऐसे घेर लेते हैं थोड़ा सा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। हम बोलेंगे कि ए पॉइंट, फाइनल पॉइंट यहाँ है तो इसको इधर से मिला लेना ऐसे। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए तो बोलना है कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। अच्छा, ये नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे तो यहाँ से यहाँ यह रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। बहुत बढ़िया, इसको ऐसे इस तरीके से मिला लेना। अब देखो ध्यान देना, करना क्या होता है इसमें कि आपको प्रूफ करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। कौन कौन से होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला प्रूफ करते हैं। पहला टू प्रूफ v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो ए प्रूफ करना है ना, तो आप ऐसे लिखना कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt ग्राफ का स्लोप क्या बताता है बताओ, एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, आपको पहले से बता दिए हैं कि हाँ स्लोप ऑफ vt ग्राफ एक्सेलरेशन बताता है। अब स्लोप का फॉर्मूला भी आपको बताए थे, चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। तो स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, अगर हम ऐसा कर ले तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ग्राफ मेरा यहाँ से यहाँ गया हुआ है, तो ग्राफ y एक्सिस में कितना गया है,
देखो ग्राफ यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, तो ग्राफ ऊपर में कितना डिस्टेंस गया है ये बताओ। ऊपर में, तो ऊपर में देखो ग्राफ ऊपर में तो इतना गया है, लेकिन ये देखो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ था ऐसे 10, ये वाला डिस्टेंस 10 और ये वाला डिस्टेंस 15, तो ग्राफ ऊपर की तरफ कितना भागा है, तो ऊपर की तरफ कितना भागा है, तो ऊपर की तरफ तो ग्राफ इतने भागा है, इतना, इतने ग्राफ का ऊपर में जो हाइट है इतना ही है, तो ये निकालना है। तो पूरा में से अगर इतना घटा दें, ये पूरा 50 है, ये 20 है, तब 50 में से 20 घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा 30। तो वैसे ही अगर आपको यह निकालना है क्या कि चेंज इन वाई एक्सिस में कितना का चेंज आया, तो ऊपर आप लिख सकते हैं कि v माइनस यू, तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना, ग्राफ आगे की तरफ कितना गया है, तो आगे की तरफ इतना गया है t, तो हो गया a, यहाँ बन गया a बराबर v माइनस यू बाई टी। खत्म खत्म, a बराबर v माइनस यू बाई टी ना, सॉरी, v बराबर उल्टा कर दो, v बराबर v माइनस यू बराबर ए टी, अब v बराबर u प्लस ए टी। हाँ, v बराबर u प्लस ए टी। चलो दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरा कैसे प्रूफ करेंगे, तो दूसरा प्रूफ करना है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो देखो दूसरा प्रूफ करना है ना, तो आपको हम बोलेंगे ना, देखो यहाँ से एरिया ऑफ VT ग्राफ, अगर VT ग्राफ का आप एरिया निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो इसका पूरा एरिया निकालो, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि सुना ध्यान से, इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर निकाल दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। चलो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, ये जो ट्रायंगल है इसका बेस इतना है और ये टाइम के बराबर है। हाइट कितना है, तो इसका ये हाइट है, हाइट अभी अभी बताए थे v माइनस यू, हाइट मतलब इतना, ये निकालना है तो v माइनस यू करना पड़ेगा, तो v माइनस यू अब प्लस एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब ट्रायंगल में आ जाओ, तो ट्रायंगल का लेंथ कौन सा है, तो लेंथ ए वाला, अब ब्रेथ ए वाला, टी और यू, तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे लेंथ हो गया ए वाला, ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ इतना, टी के बराबर, ब्रेथ इतना, यू के बराबर, टी गुने यू एस। अगर देखेंगे एस बराबर, तो एस बराबर कितना आ गया, देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे एक स्टेप और सोल्व कर लो, 1/2 इंटू टी इंटू v के जगह पे आप लिख लेना u प्लस ए टी, v के जगह पे, ये जो v है इसके जगह पे u प्लस ए टी, अब माइनस यू अब प्लस t गुने u बराबर s। अब देखो 1/2 इंटू टी, यू कट गया, तो यहाँ पे हो गया कितना, क्या बचा, ए टी अब प्लस यू टी बराबर s। देखोगे तो प्रूफ हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो एक आखिरी प्रूफ रह गया, उसको देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो टाइम आपका हो गया 1 घंटा 33 मिनट। ओ भाई, चलो तीसरा प्रूफ हमें करना है ना, यार ग्राफ मिटा दिए, वेरी सॉरी, ग्राफ हमें बनाना ही पड़ जाएगा। चलो ये हमारा था क्या, इतना दूर था u, ए वाला था हमारा v और ए था हमारा t, यही था ना ग्राफ, और ये था vt ग्राफ, यही था। चलो अब इसमें हमें तीसरा चलते हैं, तीसरा हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूफ करना है। अब देखो इसमें पिछला बार लिए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन स्टार्ट वहीं से करना है जैसा पिछला किए थे। लिखेंगे एरिया अंडर VT ग्राफ, VT ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब एरिया निकालेंगे कैसे? एरिया तो एरिया निकालने का तरीका है ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दो, या एक तरीका और है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अगर आप ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम दिख रहा है ए, देखो ट्रेपीजियम कैसे दिख रहा है, देखो ये पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड के बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अगर ऐसा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, एरिया कैसे निकलेगा? ट्रेपीजियम का एरिया एक के बार में निकाल दो। ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट मतलब पैरेलल साइड के बीच का दूरी, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड u, ए वाला पैरेलल साइड है, ए वाला है, तो ए वाला लेंथ तो यहाँ से यहाँ v है, u प्लस v पता है, और हाइट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया ना, एक सेकेंड, सम ऑफ पैरेलल साइड ए और ए, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के बीच का गैप इतना है t के बराबर, ऐसा। अब देखो प्रॉब्लम वही है कि हमें तीसरा इक्वेशन में t नहीं चाहिए और यहाँ पे t आ गया है, तो t को हटाना है, तो 1/2 इंटू u प्लस v, और t को हटाना है तो हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, तो इसको अलग से कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख देंगे v माइनस यू बाई ए बराबर s। ठीक है, दिख रहा है नीचे, देख लो भाई, यही है। चलो यहाँ हो गया, इधर दिखा था पिछला में, पता नहीं यार, देख लेना, ठीक है। हाँ, अब इसको प्रूफ कर लेंगे हम 1/2 इंटू u प्लस भी, या v प्लस यू लिख सकते हैं, u प्लस भी को v प्लस यू लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा हमारा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a और इज इक्वल टू s। एक फॉर्मूला पढ़े होगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a बराबर s, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। और आखिरी में आपका है थोड़ा सा सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा है सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, आप ऐसे समझेंगे कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पे चलता है, सर्कुलर पाथ पे चलता है तो वह सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना कि अगर, सुनना ध्यान से, हम आपको क्या बता रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि अगर कोई सेम रफ्तार के साथ, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड, तो हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड से अगर चल रहा है, ठीक है। हाँ, अगर अगर सुनना, कोई बोले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तुम बोलना कि स्पीड कांस्टेंट हो और पाथ सर्कुलर हो, पाथ सर्कुलर हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ गोल गोल घूमे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होते रहता है, वेलोसिटी क्या होते रहता है, चेंज, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन आ जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफाइन ही है चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जब जब बदलता है एक्सेलरेशन आता है, भले ही 2 मीटर पर सेकेंड है, याद करो पीछे अभी देखे होगे वीडियोस, वहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, ये है एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, ध्यान देना कि
और यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान देना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। v बराबर लिख रहे हैं, v मतलब स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो सर्कल पे कोई एक चक्कर घूमता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और सर्कल पे अगर कोई एक चक्कर लगाता है तो कितना टाइम लगता है, t, t मतलब होता है टाइम पीरियड। तो एक फॉर्मूला होता है v बराबर 2 पाई आर/t, v बराबर 2 पाई आर/t। ये क्या फॉर्मूला होता है तुम ऐसे निकाल सकते हो, वैसे इसका सिंपल अर्थ है, थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, एक सर्कल पे एक चक्कर आप जितना देर में लगाते हो, जैसे यहाँ से चले और एक चक्कर लगाए आप 5 सेकंड में, तो उस 5 सेकंड को कहते हैं टाइम पीरियड, कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को बड़का टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सर्कल है और सर्कल में 1 सेकंड में 10 बार घूम गए, 1 सेकंड में 10 राउंड मार दिए, तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी है 10, 10, 10। फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में आप कितना बार घूम रहे हैं, और टाइम पीरियड होता है एक बार घूमने में कितना टाइम लगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई आर/टी, याद रखना। 2 पाई आर है रेडियस और टी है टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर होता है समाप्त। और इसमें तो कुछ है नहीं, आप मेरे ख्याल से कुछ सोच रहे हैं कि कुछ है क्या, क्या 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 कुछ है। 1 सेकंड, इतना आ ही गया तो थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी सवाल थोड़ा सा एडवांस बना देता है, ऐसे कि, ऐसे देखो कि कोई बॉल को आप फेंके ऐसे यू वेलोसिटी से, तो बॉल कितना हाइट तक जाएगा, एच मैक्स बताओ कितना होगा, ऐसे। तो ऐसे में याद रखेंगे, देखो कैसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना कि जब बॉल को यहाँ से यहाँ फेंकेंगे तो बॉल कुछ ऊंचाई पे जाके इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल आप u स्क्वायर कुछ होगा प्लस 2 इंटू, अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल का रफ्तार घटेगा, तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा। ध्यान देना कि जब भी कोई चीज को हवा में फेंकते हैं ना तो एक्सेलरेशन जी में लिखते हैं, क्या चीज में, जी में। अगर ऊपर जा रहा है तो रफ्तार घट रहा है, तो घट रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस जी, और हाइट जो भी होगा h लिख लेंगे। अब 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो 2gh बराबर यू स्क्वायर और h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g। याद रखना कि h मैक्स का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बटा 2g, मतलब कोई चीज को फेंका गया 100 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से, तो कितना ऊपर जाएगा, तो 10 गुने 10 बटा 2 गुने जी, जी का वैल्यू कितना होता है बताए थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूमेरिकल बनाते समय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ऐसे सवाल पूछता है। और इसका एक और है कि कोई भी बॉल को यहाँ से अगर आपने फेंका यू वेलोसिटी से तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो बताओ हवा में कितना देर रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टॉपिक को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लेकिन खैर इसको हम इसी में बता दे रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट टी बताना है, तो आप बोलेंगे कि देखो भाई जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 होना है, तो v बराबर होता है u, एक सेकेंड, v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, u प्लस ए और टी, तो ये हो जाएगा इधर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस जी, ठीक है, अभी अभी लिए थे माइनस जी, तो 0 बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, जी टी इधर आएगा, तो जी टी बराबर u, टी बराबर u बाई जी, दिख रहा है, टी बराबर u बाई जी, ठीक है, टी बराबर u बाई जी, तो जाने में लगा u बाई जी, यहाँ से यहाँ जाने में लगा u बाई जी। अब जाने में जब u बाई जी लगा तो आने में भी u बाई जी लगेगा, जाने में u बाई जी तो आने में भी u बाई जी, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम u बाई जी, u बाई जी, u बाई जी जाने का ऊपर जाने का और u बाई जी नीचे आने का, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u बाई जी। हवा में कितना देर रहा, 2u बाई जी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। दो, और एक आखिरी फॉर्मूला होता है हमारा, वो इसको इधर दिखा देते हैं, ये देख लेना,
देखो ध्यान देना। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वीडियो, बेसिक से एडवांस सब चीज बताए हैं, बस यार थोड़ा सा टाइम का प्रेशर था, कम समय में ज्यादा आपको बताना था, ठीक है। तीसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, ठीक है। तीसरा, तीसरा हमारा है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, देखो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है कि किसी भी चीज को आप ऊपर से छोड़ोगे, ठीक है, ऐसे यहां से छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप, ड्रॉप मतलब आप इसको ऐसे छोड़ दिए हो, कुछ वेलोसिटी नहीं दिए हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जब यह नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, जमीन से जब टकराएगा, तो जमीन से टकराने से जस्ट पहले, जमीन के टकराने के जस्ट पहले इसका रफ्तार कितना होगा, कितना होगा, इसी रफ्तार को कहते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। ये निकल सकता है आपका कैसे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, भी निकालना है, u 0 है, 2gh, भी बराबर, भी स्क्वायर बराबर 2gh, भी बराबर अंडर रूट 2gh, 2gh, ठीक है, ए है 2gh, यानी कि दे देगा बस h का वैल्यू, कि अगर कोई चीज को 10 मीटर के हाइट से गिरा है तो बताओ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना, तो 10 गुने 10 गुने 2 अंडर रूट 200, जितना आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्या बोलूं, इस तरीके से भाई बेसिक से एडवांस आप सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन बना लेते हैं तो आई थिंक आपका ये चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पलर या में कुछ ऐसा सवाल था, इसीलिए हमें लगा कि ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, ठीक है। और बाकी आप अपना सजेशन कमेंट जरूर करो भाई, ठीक है, आपके लिए हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, आप जरूर कमेंट करके कुछ सजेस्ट करो और बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे या किस चैप्टर का वन शॉट बनाऊं, जो भी कमेंट करना है कमेंट करो, आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेंगे, इसलिए क्योंकि भाई लाइक या सब्सक्राइब वो अंदर से होता है, अगर आपको जरूरत महसूस होता है कि नहीं इस चैनल का जरूरत है तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप खुद लाइक करेंगे, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।